नासा वो अमेरिकन स्पेस जायंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है लोगों को स्पेस में भेजना दशकों से और साथ ही साथ लोगों को चांद पर पहुंचाना। जो रिच हिस्ट्री है और स्काई हाई अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं नासा के, वो पूरी दुनिया जानती है। मगर पिछले कुछ दशकों से ऐसा लग रहा है कि नासा ने एक पहाड़ का सामना किया है इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन और एडवांसमेंट। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करके दिए काफ़ी सारी चीज़ें प्राइवेट कंपनीज को, जैसे स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन के साथ रॉकेट लैब को। मीनवाइल वो स्पेस लॉन्च सिस्टम में काम कर रहे हैं जो कि एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव लग रहा है, स्पेशली इन कंपैरिजन टू द कंपटीशन। तो आखिर नासा को क्या हुआ है? स्टार्टिंग ऑफ जो सबसे पहला काम नासा अच्छे से नहीं कर पाया वो था ऑफ कोर्स स्पेस शटल। जो स्पेस शटल था वो एक्सट्रीमली एम्बिशियस प्रोग्राम था और बहुत सारे उसके गोल्स थे वो अचीव हो चुके थे। फॉर इंस्टेंस जो स्पेस शटल है वो मैसिव पेलोड कैपेसिटी 29,000 किलो की ले सकता था, और इसको पर्सपेक्टिव में लाने के लिए जो फैल्कन 9 की पेलोड कैपेसिटी है लो अर्थ ऑर्बिट में वो 22,800 किलोग्राम है, और वो भी दशकों बाद डेवलप हुआ। फिर भी असाइड फ्रॉम दिस जो स्पेस शटल था वो इंटीग्रल रोल था कंस्ट्रक्शन में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के, क्योंकि वो ऐसा ही एक रॉकेट शिप था जो कि उस समय कैपेबल था इतने सारे उसके पार्ट्स ले जाने के लिए। एविडेंटली जो स्पेस शटल था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था, मगर वो कुछ कोर गोल्स में फेल हो चुका था, जैसे कि प्रोवाइड करना रिलायबल रॉकेट रीयूजेबिलिटी या फिर रिड्यूस करना कॉस्ट ऑफ स्पेस फ्लाइट। जो स्पेस शटल था वो हालांकि रीयूजेबल था, मगर इसने ज़्यादा कुछ मदद नहीं करी, क्योंकि अभी रिसेंटली जो स्पेस शटल ने सबसे फास्टेस्ट टर्न अराउंड क्लॉकिंग टाइम का रिकॉर्ड बनाया जो कि सिर्फ 54 दिनों का है। मगर जब बात आती है रीयूजेबिलिटी ऑफ द स्पेस शटल की, तो वो टर्न अराउंड टाइम नहीं था जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। जो रियल किलर था वो था कॉस्ट ऑफ रीयूजिंग अ स्पेस शटल। एट द एंड ऑफ द डे जो नासा का स्पेस शटल प्रोग्राम था उसने $209 बिलियन कॉस्ट किया था, जिसने 135 फ्लाइट्स दी थी, और ये सेम है $1.55 बिलियन पर फ्लाइट। और उस रेट में कंस्ट्रक्ट करना 135 स्पेस शटल्स को वो भी सेम प्राइस में आता, और नासा इस चीज़ का वेल अवेयर है, और ये सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से उन्होंने स्पेस शटल प्रोग्राम को रोक दिया। हालांकि ये अनफॉर्चुनेट है कि ये डिसीजन जो है वो स्ट्रिप कर देता अमेरिका को एस्ट्रोनॉट्स भेजना स्पेस में अपनी खुद की मिट्टी से, मगर इसने नासा को अलाउ किया कि वो क्लीन स्टेट लें और साथ ही साथ नई शुरुआत करें। ये डिसीजन जो है उन्होंने स्टार्ट डेवलपमेंट किया इसी के साथ ही स्पेस लॉन्च सिस्टम का। मगर जो न्यूज़ है वो ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रही। इनफैक्ट नासा खुद एस्टिमेट करता है कि सिंगल लॉन्च ऑफ स्पेस लॉन्च सिस्टम जो है वो अप टू $2 बिलियन तक कॉस्ट करेगा, और वो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया इंक्लूडिंग डेवलपमेंट कॉस्ट। मीनवाइल जो स्पेसएक्स का अपकमिंग स्टारशिप रॉकेट है, ना कि उसकी लार्जर पेलोड कैपेसिटी है, मगर वो सिग्निफिकेंटली लेस कॉस्ट करता है। स्पेसएक्स जो है वो होप कर रहा है कि वो स्टारशिप के लॉन्चेस की कॉस्ट को सिर्फ $2 मिलियन पे लेके आएंगे। मगर अगर वो अंडर एस्टिमेट भी कर रहे हैं इस अमाउंट को 100 गुना से, तो जो एक स्टारशिप है उसका लॉन्च सिर्फ 1/10 ऑफ द प्राइस ऑफ एन एसएलएस लॉन्च के बराबर होगा। जैसा कि आप देख सकते हो नासा पहले की तरह इनोवेटिव तो नहीं है जैसा कि वो अपोलो डेज के दौरान थे, मगर ऐसा क्यों है आखिर? अनफॉर्चुनेटली इन माई ओपिनियन जो उनकी स्टैग्नेशन थी उनका कारण खुद की लैक ऑफ कैपेबिलिटी नहीं थी उनकी, रेदर जो प्राइमरी रीज़न था नासा धीरे धीरे कम होता गया वो है पॉलिटिक्स। क्योंकि नासा एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और वो टैक्स पे डॉलर से चलता है, और एज अ रिजल्ट जो प्रेसिडेंट है कांग्रेस के उनका सिग्निफिकेंट कंट्रोल है उस ऑर्गेनाइजेशन पे, और इसी की वजह से हालांकि उनकी इतनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। मोर एवर अगर वो सॉलिड साइंस बैकग्राउंड से भी होते हैं तो ऐसा नहीं है कि जो पॉलिटिशियंस है वो फंडिंग को फेवर करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि उन्हें वापस से इलेक्ट करने में मदद करे, ना कि ऑर्गेनाइजेशन को जिसमें इंटरेस्ट कम है। हालांकि सच्चाई तो ये है कि नासा एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमें ट्रैवल करने में और कॉलोनाइज करने में मदद करती है हमारी खुद के प्लानट से, मगर जो पब्लिक इंटरेस्ट है स्पेस में वो कम होता जा रहा है मून लैंडिंग के बाद से। क्योंकि ड्यूरिंग द 1960s एंड 70s जो स्पेस एक्सप्लोरेशन था वो सेंस ऑफ प्राइड था एवरेज अमेरिकन के लिए, और जब टेंशन बढ़ रही थी कोल्ड वॉर उसकी पीक में थी, एज अ रिजल्ट पॉलिटिशियंस जो थे वो एक्सट्रीमली नासा को फंड करते थे, विल करते थे इस चीज़ को करने में। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट मिलता था उन्हें। एक बार जब अमेरिका ने स्पेस रेस को जीत लिया, लोगों को चांद पे भेज के, जो आम अमेरिकन का इंटरेस्ट था स्पेस एक्सप्लोरेशन में वो ख़त्म हो गया। उनके लिए चांद पे पहुंचना, जैसे कि जॉन एफ कैनेडी ने एनविजन किया था, वो क्लाइमैक्स था, और जो अगला मेजर स्पेस इवेंट था वो था एक आम इंसान को वापस खुश करने के लिए, वो था मार्स पर पहुंचना। मगर जो इम्प्रूव करना था इसमें के लिए रॉकेट यूजिबिलिटी और स्पेस स्टेशन को बनाना, वो फाउंडेशन थी मार्स पे पहुंचने के लिए। मगर सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ें नहीं थी, जिसकी वजह से एवरेज इंसान ने लूज़ कर दिया इंटरेस्ट को। इनफैक्ट एक पोल कंडक्ट किया गया था 2018 में जिसने ये बताया कि 37.9% रिस्पॉन्डेंट्स ये कहते हैं कि चांद पर जाना
नासा एक प्रायोरिटी है, और 42.9% ये कहते हैं कि कोई भी प्रायोरिटी नहीं है, और 19.2% ये रिस्पॉन्ड करते हैं कि नासा को रोबोट्स भेजने चाहिए। तो कॉन्सिक्वेंटली नासा की फंडिंग जो है वो भी धीरे धीरे कट कर दी गई। अगर आप नासा की फंडिंग फिगर्स को देखोगे पिछले कई सालों में, तो ऐसा लगेगा कि जो ट्रेंड है वो कम होता जा रहा है। हाउएवर इसमें इन्फ्लेशन को अकाउंट नहीं किया गया है, और इन्फ्लेशन को अकाउंट करने के बाद हम देख सकते हैं कि लेट 1960s में नासा ने $40 बिलियन की फंडिंग उठाई थी एनुअली, और आज 50 साल बाद वो सिर्फ आधी उठाते हैं उसकी $20 बिलियन की एनुअली। मोर एवर जो सेम टाइम पीरियड में जो अमेरिकन जीडीपी है उसको स्काई रॉकेट हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि टैक्स का रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एज अ रिजल्ट ना कि नासा की एक्चुअल फंडिंग जो है वो कम हो चुकी है, मगर इसने परसेंटेज ऑफ टैक्स रेवेन्यू को भी जो नासा को मिलता है वो कम कर दिया गया है। 1960s में नासा 4% तक ऑफ द टोटल टैक्स रेवेन्यू लेता था, मगर 2015 तक ये नंबर जो है वो सिर्फ 0.5% पे रह गया। और पुअर फंडिंग के साथ ही नासा को अप्रूवल लेना पड़ता है कांग्रेस से स्ट्रक्चर करने के लिए अपने बजट को हर साल, जिसकी वजह से नासा को बहुत कम फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है किस तरह से अपनी फंडिंग को खर्च करेंगे। ये ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है अगर वो कॉन्ग्रेंट गोल होता सारे पॉलिटिशियंस में, मगर ये केस नहीं है अभी तक। फॉर इंस्टेंस चलिए प्रपोजल प्लान्स को देख लेते हैं पिछले 20 सालों में। 2004 में बश एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक कॉन्स्टलेशन प्रोग्राम के साथ आया था। ये प्रोग्राम जो था वो सपोज टू था नासा को पाथवे पे ले जाने के लिए, स्पेस शटल प्रोग्राम को रिटायर करने में और चांद पे जाने के लिए। इस प्लान में डेवलपमेंट किया गया एक रॉकेट का जिसका नाम था एरीज, और स्पेसशिप जिसका नाम था ओरियन। नासा जो था वो क्विकली इस प्लान पे काम कर रहा था और $9 बिलियन खर्च कर चुका था अगले कुछ सालों में रिसर्च और डेवलपमेंट में। मगर जब प्रेसिडेंट ओबामा ने ऑफिस में आए तो उन्होंने कॉन्स्टलेशन प्रोग्राम को स्क्रैप कर दिया और SLS प्रोग्राम को अप्रूव कर दिया, जिसका मतलब ये है कि जो $9 बिलियन नासा ने खर्च किए थे कॉन्स्टलेशन प्रोग्राम में वो बेसिकली वेस्ट हो गए। असाइड फ्रॉम दिस ओबामा ने नासा का फोकस चांद पे जाने के बजाय एस्ट्रोनॉट्स को मार्स और एस्ट्रॉइड्स पे ले जाने के लिए किया था। मगर जैसा कि ये प्लान आने ही वाला था, प्रेसिडेंट ट्रम्प वापस से आकर नासा का फोकस चांद पे ले गए। बिजनेस इंसाइडर एस्टिमेट करते हैं कि ये जो कांस्टेंट स्विचिंग है प्लान्स की एक प्रेसिडेंट से अगले में, उसने $20 बिलियन को कॉस्ट किया टैक्स पेयर्स को सिर्फ लास्ट 3 एडमिनिस्ट्रेशंस में। इन एडिशन टू द वेस्टेड रिसोर्सेज ऑन ईच स्क्रैप, जो कांस्टेंट चेंज था गोल्स का, वो नो डाउट मोमेंटम को रोकता है बिल्डअप करने से, और जिसकी वजह से और ज़्यादा मुश्किल हो गई नासा को कोई भी रियल प्रोग्रेस करने में। असाइड फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल गेम्स, नासा सफ़र कर रहा है एजिंग वर्कफोर्स के साथ भी। एस्ट्रोनॉट हैरिसन स्मिथ पॉइंट आउट करते हैं कि एवरेज एज थी जो मिशन कंट्रोल की अपोलो डेज में वो सिर्फ 26 साल की थी। आज जो एवरेज एज है नासा के एम्प्लॉयज़ की वो 60 साल के बराबर है। एविडेंटली नासा जो है इतना अट्रैक्टिव नहीं है यंगर जनरेशन के लिए। इन मिड 1900 जो सबसे कॉमन ड्रीम था यंग किड्स के लिए वो था एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। हाउएवर अगले कुछ 50 सालों में इतनी सारी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी है स्पेस के अलावा, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी का जिम्मेदार रही है। बहुत सारे बच्चे आजकल यूट्यूबर्स और गेमर्स और एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, मगर जो परसेंटेज है बच्चों का वो एस्ट्रोनॉट्स बनना चाहते हैं बड़े होके, वो बहुत ज़्यादा नहीं है जितना कि वो पहले हुआ करता था। मोर एवर जो बच्चे हैं वो एस्ट्रोनॉट्स बनना चाहते हैं, वो स्पेस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। नासा उनकी फर्स्ट चॉइस नहीं होती, स्पेसएक्स होती है। बच्चे आजकल बड़े हो रहे हैं स्पेसएक्स के बूस्टर्स को लैंड होते हुए देख कर, और साथ ही साथ रोस्टर को स्पेस में जाते हुए देखकर और मार्स पे जाते हुए देखकर। इसकी वजह से इसको एक्सीलरेट किया एलॉन मस्क के क्लेवर यूज ऑफ सोशल मीडिया। जब भी स्पेसएक्स कंप्लीट करता है एक मिशन को, चाहे वो सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल, आप एक चीज़ पे श्योर हो सकते हो कि एलॉन मस्क उसे अपने 106 मिलियन ट्विटर फॉलोअर्स के साथ शेयर करेंगे। एज अ रिजल्ट जो यंग अडल्ट्स हैं वो नासा में काम करना नहीं चाहते, जहाँ पे चीज़ें डेकेड से बदली नहीं है, वो काम करना चाहते हैं स्पेसएक्स में जाकर और एलॉन मस्क के साथ। और ये मुझे अपने फाइनल पॉइंट पे लेके आता है, जो कि नासा को, क्योंकि खुद को पता है कि वो शॉर्ट कमिंग्स क्या है उनके, क्योंकि नासा 60 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है। उनके लीडर्स को रियलाइज़ हो चुका है कि नासा जो है लिमिटेड है गवर्नमेंट फंडिंग से, डिक्लाइनिंग पब्लिक इंटरेस्ट से और साथ ही साथ एजिंग वर्कफोर्स से। इसी की वजह से उन्होंने डिसाइड किया है कि एम्ब्रेस करना कमर्शियल स्पेस फ्लाइट्स को खुद ही। नासा एडमिनिस्ट्रेटर जिम ब्रिडस्टाइन ने हैवी फोकस किया है नासा की फंडिंग को फंड करने में स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन, बोइंग को, और वो पैसा जो है क्योंकि लार्जर इम्पैक्ट बनाएगा फ्री मार्केट में। द नंबर ऑफ कमर्शियल स्पेस फ्लाइट कस्टमर जो है हालांकि क्वाइट लिमिटेड है, मगर नासा को है कोई भी डाउट नहीं है कि सबसे बड़ा कस्टमर है इस चीज़ में। इनफैक्ट फंडिंग जो है नासा की वो क्रिटिकल थी सर्वाइवल ऑफ स्पेसएक्स के उसके शुरुआती दिनों में। एट द एंड ऑफ द डे नासा पायनियर है स्पेस ट्रैवल और एक्सप्लोरेशन में, और पिछले कुछ सालों में कंटिन्यूसली उन्हें ट्राई किया ऊपर आने के लिए, मगर वो फेल हो चुके हैं वैरायटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस से, इसमें उनका कोई भी कंट्रोल नहीं है। इस चीज़ को कंसिडर करते हुए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो प्राइवेट कंपनीज को फंड करेंगे, क्योंकि उनकी सेम रिस्ट्रिक्शंस नहीं है नासा
नासा की तरह, और हालांकि वो कंटिन्यू करते हैं एसएलएस जैसे प्रोग्राम में काम करना, मेरी ये फीलिंग है कि उनका मेन फोकस अभी है वो प्राइवेट कंपनीज के साथ काम करना और रेवोल्यूशनलाइज करना फ्यूचर ऑफ स्पेस ट्रेवल और कॉलोनाइजेशन को। आपको क्या लगता है नासा में इनोवेशन डिक्लाइन हो रहा है, उसका मेन रीज़न क्या है? कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने अच्छे से एक्सप्लेन किया नासा के ऑब्स्टिकल्स क्यों आ रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को चेकआउट कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।